बार एग्जाम खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर सक्सेस टॉक में हमारे साथ एक ऐसे होनहार और एक ऐसे शख्स है जिनके बारे में आप लोग सोशल मीडिया से लेकर के और तरह के प्रिंट मीडिया तक आप काफ़ी देखे भी हैं और पढ़े भी हैं, जिनको सुनने के लिए आप लोग काफ़ी बेताब भी थे। हमारे खबर सीमांचल में पहली बार ये डिटेल इंटरव्यू होने जा रहा है। वो शख्स हमारे साथ है जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। यूपीएससी में 45वां रैंक हासिल करके पूरा जिला में नाम रोशन किया है। हमारे साथ अनिल बसाक साहब है। बहुत शुभकामनाएं खबर सीमांचल की तरफ से, आपको बहुत बधाई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जी 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 तो हम लोग डिटेल इंटरव्यू में जाएंगे सर, क्योंकि पहली बार हमारे चैनल के साथ आप जो है मुखातिब हो रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआती पढ़ाई से ही हम आपका जानेंगे कि कहाँ से आप पढ़ाई की है और क्या कुछ बैकग्राउंड रहा है आपका। जी जी हाँ, बैकग्राउंड पे मैं कवर करता हूँ। देखिए मैं जो हूँ खारुदो जो गांव है खरखरी में, उसका रहने वाला हूँ। मतलब है तो हम लोग किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के ही। फिर जो है पापा यहाँ पे मूव किए थे, किशनगंज जो टाउन है, हम लोग यहाँ पे रहते थे। तो मेनली जैसे अब मेरे मतलब फैमिली का जैसे अगर आप एजुकेशनल बैकग्राउंड देखेंगे तो हम लोग जो है फर्स्ट ही जनरेशन है जो 10th भी पास किए। तो जैसे दादा के फैमिली हो गए, बड़े पापा हो गए, बुआ हो गए, फिर पापा हो गए, फिर हमारे हम सब उनके बच्चे 4, बड़े पापा के, बुआ के 3 बच्चे, उसके बाद हमारे 4, सबको मिला लीजिए, दादाजी को, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, सबको मिला ले तो मैं दूसरा व्यक्ति हूँ जिन्होंने 10th पास किया। पहला व्यक्ति जो है मेरे भैया हो गए, तो मैंने 10th पास किया। उसके बाद मैं हो गया दूसरा। भैया जो है वो M.Com भी कर चुके हैं और मैं तो सिर्फ बीटेक ही किया हूँ IIT दिल्ली से। अब जैसे बैकग्राउंड पे आता है, जैसे मेनली जो स्ट्रगल था वो मम्मी पापा का भी काफ़ी रहा है। तो मम्मी तो स्कूलिंग नहीं किया उन्होंने, पापा जो है क्लास 4 तक ही स्कूलिंग की है। और वो जो है मतलब पॉवर्टी काफ़ी था बचपन में। तो जैसे कि हमारे में ऐसा था कि दादाजी को घर के जो टिन है वो भी बेचना पड़ गया था। तो ऐसा भी था। तो इतनी गरीबी थी कि पापा को जो है राजस्थान जाना पड़ा था, जो चूरू डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे वो थे 2 साल लगभग। तो फिर वहाँ पे जो है मेन उनको थोड़ा इनफॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो मिला था उनके, जिनके साथ वो रहते थे। तो वहाँ से उनको वैल्यूज़ वगैरह आ गए। फिर जो अच्छी जो ज्ञान व्यान है उनको वहीं से आया, सीखा भी। मारवाड़ी भी आती है उनको और बांग्ला, हिंदी, ये सब तो आता ही है। फिर उसके बाद जो है वो किशनगंज में आए। पहले फिर फेरी का काम करते थे कपड़ों का। फिर एज ए स्टाफ जो दफ्तरीज जो है किशनगंज के, उनके यहाँ एज ए स्टाफ थे। फिर जब मैं पैदा हो गया था, या हम लोग 2-3 भाई हो गए थे, तो जो है 2000 के आसपास उन्होंने अपना जो है कपड़े का व्यवसाय स्टार्ट किया। तो जो माइक्रो इंडस्ट्री जो हम कहते हैं, या माइक्रो या कुटीर उद्योग जो कहते हैं, तो घर से ही चलाते हैं। तो हम लोग के पास कोई स्टाफ नहीं है टिल डेट, तो पापा अकेले ही है। तो और जो है तो मतलब पॉवर्टी में थे एक टाइम पे। फिर पापा स्टाफ पहले फेरी किए, फिर उसके बाद स्टाफ थे जयकरण दफ्तरीज के यहाँ पे, विक्रम चंद दफ्तरी ये लोग। उसके बाद जो है फिर अपना स्टार्ट किया पापा ने। और जैसे उनके फ्रेंड थे बिजू बाबू, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया था। और फिर उसके बाद अपना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे चला, हम लोगों की स्कूलिंग हुई। और जो है 50% जो इनकम था पापा का वो हमारे स्कूलिंग और यही सब में चले जाता था। आपका पहला स्कूलिंग कहाँ से? हाँ जी, मैं सब पे आता हूँ। तो हम लोग जैसे एक टाइम पे पॉवर्टी में भी थे, BPL लाइन जो होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उसमें भी थे। मैं भी राशन के दुकान में लगा हुआ हूँ, राशन का जो शॉप है, भैया भाई भी लगे हुए हैं। तो ये सब भी स्ट्रगल रहा है। हम लोग पहले रेंटेड हाउस पे रहते थे, तो रेंटेड हाउस काफ़ी टाइम रहे थे। तो मेरा क्लास 5th तक जो है रेंटेड हाउस थे। अभी जैसे यहाँ पे ये हमने 2005 में खरीदा था ये ज़मीन। तो ये नॉन रजिस्टर्ड ज़मीन है, इसलिए सस्ते में मिल गया। और जो अभी जैसे हमारा घर वर बन गया, ये भैया और पापा ने बहुत सालों में बनाया। मतलब आज 16 साल से हमारा घर बन रहा है। तो 16 साल के बाद जो टाइल्स वाइल जितना भी देख रहे हो, इतना बड़ा घर, ये इसीलिए है। हमारा यहाँ पे ज़मीन बहुत सस्ता होता है, नॉन रजिस्टर्ड ज़मीन होता है, तो इसलिए ऐसा हो गया। तो पापा जो है पॉवर्टी से फैमिली को लोअर मिडिल क्लास पे ले आए, अब मिडिल क्लास में आ गए। और फिर भैया जो है हाल ही में जो फिनिशिंग वगैरह, ये जो नया वाला जो हमारा जो घर है, ये प्रॉपर भैया और छोटा भाई और पापा ये तीनों ने मिलके बनाया। फिर अब जैसे मेरा एजुकेशन के पीछे भी जो है 2018 के बाद खर्चा नहीं लगता है, तो इसलिए भी घर और इस सब पे खर्चा हो सका। अब मैं अपने स्कूलिंग पे आ जाता हूँ। तो जैसे मेरा स्कूलिंग जो है क्लास 8 तक ओरिएंटल पब्लिक स्कूल से ही रहा है, तो जो यहीं पे किशनगंज का ही है। फिर 10th जो है रड़िया पब्लिक स्कूल से था। और उसके बाद 11 और 12 जो है बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यही किशनगंज से। तो 12वीं तक किशनगंज से ही मेरी पढ़ाई रही है। और वो CBSE पैटर्न? CBSE, हाँ। मेरा पूरा जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में ही रहा है। बस इंटरव्यू जो था UPSC का 2020 वाला, वो हिंदी में दिया था। हिंदी में तो जैसे हम और आप बात करते हैं, शुद्ध हिंदी बिल्कुल नहीं होता। इकोनॉमी, इंक्रीज, डिक्रीज, ये सारे टर्म आप यूज कीजिए। मतलब इंग्लिश जो कह लीजिए, इंडियन इंग्लिश, वो इंडियन हिंदी, या जो आजकल हिंदी में आपको पता ही है, शुद्ध हिंदी कोई नहीं बोलते हैं। मोबाइल को मोबाइल बोलेंगे, है ना। ट्रेन को कोई लोहपत गामिनी नहीं बोलेगा, भले उसका हिंदी होता है। ऐसे ही बहुत सारे शब्दों के हिंदी होते हैं। तो जैसे मान लीजिए
टीवी का होता है चलचित्र भाषणम या कुछ होता है, इस तरह से बहुत सारे शुद्ध हिंदी होते हैं। तो आवश्यकता नेसेसिटी बोलते, इस तरह से हम लोग मिक्स करके बोलते हैं इंटरव्यू में भी। तो वो लोग जो है भाषा चेक करने की जगह हमारा व्यक्तित्व जांचते हैं। तो 12 तक जैसा मैंने बताया मेरा बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से रहा। 2013 में मेरा 12th हुआ। तो मतलब मेरा जो स्कूलिंग है वो ईयर के साथ मैच करता है। तो अगर मैं देखूँ क्लास 10th जो है मैं 2011 में पास हुआ, मतलब क्लास 10th मेरा 2010-11, तो 10 जो है 10-11 मेरा, इस तरह से मुझे याद भी रहता है। तो क्लास 12 जो है मेरा 2013 में कंप्लीट हुआ, यानी 2012 से 13 मेरा क्लास 12 था। फिर उसके बाद एक साल मैं कोटा में था, IIT JEE जो होता है उसका प्रिपरेशन किया, और IIT में 2016 रैंक आई 2016। उसके बाद जो है मैं IIT दिल्ली में था लगभग 6 साल, 4 साल बीटेक और 2 साल मैं लाइब्रेरी में ही था। तो उसके बाद जो है मेरा सिलेक्शन होता है। अच्छा। तो अब मैं थोड़ा सा अपना पॉइंटर्स पे बता दूं। तो मैंने जैसा बोला भी है कि मैं बहुत बार स्कूल में फेल भी हूँ। क्लास 1 और 2 में कुछ सब्जेक्ट्स में फेल भी होता था। अब वो इसलिए याद रहता क्योंकि नंबर्स जो है रेड में रहता था। अब मुझे भी समझ में नहीं आता था, मम्मी पापा को भी इतना समझ में नहीं आता था क्या लिखा है। फिर क्लास 3 में जो है एक बार मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स आते हैं सेकंड सेमेस्टर में, बस यहाँ से जो है आज तक मेरा मैथमेटिक्स ठीक रहा। अच्छा। और एक जो सब्जेक्ट स्कूल में अच्छा रहता है 10th तक, वो रहता है संस्कृत। तो ये 2 सब्जेक्ट मेरे ठीक रहता है, बाकी सोशल साइंसेज या फिजिक्स में थोड़ा ठीक रहता हूँ। तो ये सब मेरा ठीक रहता है। फिर जो है क्लास 10th में मेरी 9.0 ही CGPA रहती है, लोगों की 10 आ जाती है, बट मेरी 9.0 ही थी। इसके अलावा जो मैं क्लास में 10th में बस 3rd आया था। इससे पहले जितने भी था मैं क्लास में टॉप 10, टॉप 15, और जैसा मैंने बताया क्लास 1, 2 में फेल भी हुआ हूँ। तो ऐसा सब कुछ हो रखा है। फिर क्लास 11th और 12 जो है बाल मंदिर में था। तो 11th में भी मैं धीरे धीरे कवर कर रहा था बाल मंदिर में, तो धीरे धीरे आते था टॉप 10, टॉप 5 में आ गया। फिर उसके बाद क्लास 12th में जो है मैं टॉप भी करता हूँ स्कूल में। और यहाँ पे एक और घटना होती है कि मुझे चिकन पॉक्स भी होता है। तो मैं 25-30 दिन तक लगभग बेड पे था। तो क्लास 12th के समर्स में लगभग जुलाई अगस्त वाला जो टाइम है, जून जुलाई वाला, उसके बाद फिर मैं वापस आता हूँ। बहुत वेट भी उस समय कम हो जाता है, बहुत लोगों को ये बात पता है। आज भी निशान है चिकन पॉक्स के। तो वो रहता है। उसके बाद जो है थोड़ा सा मैं अपने आप को मतलब हम्बल हो जाते हैं, थोड़ा विनम्रता आ जाती है। जब भी किसी को भी बहुत बड़ी बीमारी होती है, जैसे कोरोना वायरस ही जिन लोगों को भी हुआ है, जो भी हॉस्पिटलाइज रहे हैं, वो जब भी बीमारी से लड़ के आएंगे वो विनम्र भी हो जाते हैं। उसी तरह मैं भी काफ़ी विनम्र हो गया। एक समय को लग रहा था कि मैं चिकन पॉक्स से ठीक होऊंगा कि नहीं। फिर वापस भी आया और क्लास 12th में जो है मैंने 95.4 मार्क्स थे, जो फर्स्ट टाइम 95% जो है किशनगंज से किसी ने क्रॉस किया, और मैं डिस्ट्रिक्ट का भी टॉपर रह गया। अच्छा। तो वहाँ से जो है मैं एकेडमिक्स में फिर मुझे इस्टेब्लिश हो गया, हाँ अब एकेडमिक्स ठीक है। फिर उसके बाद IIT JEE में 2016 रैंक। फिर IIT दिल्ली में भी मैं जो डिपार्टमेंट रैंक्स होते हैं उसमें भी 3 पे टॉप 3 में भी आ जाता था वहाँ पे भी। उसके बाद जो है और भी थे, एक कोर्स था मैथमेटिक्स का जिसमें 450 बच्चे आते हैं, जो पूरे इंडिया के जो बेस्ट माइंड होते हैं फर्स्ट ईयर में, जहाँ पे डिपार्टमेंट चेंज के लिए लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। तो सेकंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स के कोर्स में मैं टॉप ही कर गया था 450 लोगों में, जो सारे डिपार्टमेंट होते हैं उसमें, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल सब। तो यहाँ से मुझे लग गया कि मैथमेटिक्स मेरी अच्छी है। तो इसीलिए जो है फाइनली जब UPSC की जब तैयारी करते 2016 में, जब मेरा 2014 से 18 मेरा बीटेक है 14 to 18, तो 2016 का अगस्त जो हो गया, इसमें मेरा 3rd ईयर चालू हो जाएगा। तो 3rd ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ से मैंने तैयारी चालू की है UPSC की। फिर उसके बाद अपना 4 साल के बाद अपना सिलेक्शन हुआ 2020 में पहली बार, लास्ट ईयर अगस्त 4 2020 को हुआ। और इस साल जो है 2021 में रिजल्ट आया, एग्जाम 2020 का था। तो इस बार जो 45 रैंक आई, जैसा मैं बताते अभी नाम के साथ रैंक भी है। मैंने मैथमेटिक्स जैसे नंबर्स दिखा देता हूँ। तो नाम अनिल में 4 अल्फ़ाबेट्स है, बसाक में 5 अल्फ़ाबेट्स है, 4 और 5 मिला देंगे 45 बन गया, 45 यही है। और मैं दिखा सकता हूँ 2016 मेरा IIT JEE की रैंक थी, और 2016 जो इशू है AD, उसमें मैंने तैयारी चालू की थी UPSC की। और भी है, जैसे मैं अगर दूसरे नंबर पे आता हूँ घर पे, तो मेरा डेट ऑफ बर्थ भी 2 अगस्त आता है। तो 2-8 को देखें आप 2 to the power 3 है। 3 जो है UPSC में नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स है। अच्छा। IIT JEE में अब 2 देखेंगे तो IIT JEE में 2 अटैम्प्ट्स थे। और ऐसा देखे तो IIT JEE 2 स्टेज का एग्जाम था, शायद इसलिए 2 अटैम्प्ट्स लग गए। UPSC 3 स्टेज का एग्जाम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो इसमें 3 अटैम्प्ट्स लग गए। ये मेयर कोइंसिडेंस है, ये गेम ऑफ नंबर्स है। जब मैं नंबर्स को कनेक्ट करता हूँ तो मुझे बहुत सारे पैटर्न्स दिखते हैं। यही शायद मैथमेटिक्स का काम है। अब जैसे मैं इधर आ जाता हूँ, हाँ UPSC पे मैं आता हूँ। जैसा कि अब मुझे UPSC का मोटिवेशन आया कैसे, तो देखिए बचपन में सीड्स डाल दिए गए थे, जो बीज जो है पहले ही बो दिए गए थे, मुझे पता नहीं था। अब जैसे पापा न्यूज़ वगैरह फॉलो करते थे DD1 पे या जो भी आता था, तो पॉलिटिक्स वगैरह उन्हें खूब इंटरेस्ट था, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया करंट अफेयर्स। फिर जो मेरे प्राइमरी, जब मैं स्कूल में था तो घर पे जो ट्यूशन पढ़ाने आते थे सर जयशंकर सर, जो भी कस्टम IRS कस्टम एंड एक्साइज विभाग में हैदराबाद में अभी वो पोस्टेड है, तो उनका आज से ठीक 10 साल पहले उनका हो गया था वहाँ पे। तो वो मुझसे 10 साल उम्र में भी बड़े हैं, और वो मुझसे 10 साल पहले भी जॉब में है। अच्छा। तो वो IRS कस्टम एंड एक्साइज में 2011 में हुआ था, जब मेरा 10th हो रहा था।
तो आज 10 साल हो गए, 2021 में मैं आ गया IAS में। तो देखिए कितना कोइंसिडेंस है, वो मुझसे 10 साल बड़े हैं और 10 साल पहले भी उनकी जॉब हुई। तो एनीवेज, तो वो मुझे जो है जयशंकर सर वो मुझे जनरल नॉलेज के लिए कहते थे कि 10 क्वेश्चन लिख के आओ जीके, जैसे विद्यासागर सामान्य ज्ञान है या लूसेंट है, इससे लिखा करो 10 जीके के क्वेश्चन और फिर मैं पूछूंगा। ऐसे करके हम मेरे भाइयों को भी कराते थे। तो इस तरह से मुझे जनरल नॉलेज मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। फिर जो है वो एग्जाम्स देते थे कॉम्पिटिटिव, तो मैं उनके पेपर मांग लेता था। एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चन होते, जो रीजनिंग, जो मैथमेटिक्स जो आता है ना, मैं इनको सॉल्व कर लेता था बचपन में ही। तो इसीलिए जो मेरा एप्टीट्यूड धीरे धीरे बिल्ड हो गया। जो यूपीएससी में जो CSAT का एक पेपर आता है, प्रीलिम्स में पेपर 2, उसमें मुझे कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बचपन से ये कर रहा था और इसमें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, क्योंकि CSAT में मुझे कुछ पढ़ना नहीं पड़ता था, बस सॉल्व करके आना। तो एक प्रॉब्लम है, बस उसमें कुछ कुछ तिकड़म लगाओ, सॉल्व हो जाता था। तो इसीलिए जो है मेरा बचपन से मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड ये सब में खूब इंटरेस्ट रहा। फिर जो है मैं वैसे तो मैं प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता था जब IIT JEE का प्रिपरेशन लिया, लोग जनरली यही एम होता है। बट IIT में आने के बाद जो है अब यहाँ पे मेरा माइंड चेंज होता है। जब मतलब माइंड तो 3rd ईयर में चेंज होगा, माइंड ऐसे मतलब धीरे धीरे और फाउंडेशन कैसे बिल्ड होता है। जो नेशनल सर्विस स्कीम है NSS, बहुत लोग शायद जानते हो, जिसमें सोशल वर्क करते हैं, कॉलेजेस में होता है, तो उसको मैंने ज्वाइन किया था 1st ईयर में। तो उसमें जैसे 100 आवर्स मान लीजिए, हर किसी के पास चॉइस होता है, या तो NSS ज्वाइन कीजिए या स्पोर्ट्स वाला या NCC, इन तीनों में से एक में 100 आवर्स करने पड़ते हैं 1st ईयर में। तो मैंने 100 घंटे जो है वो NSS में किया था, तो मैंने NSS उठा लिया था। अब 100 घंटे की जगह मैंने 1st ईयर में भले ही 100 घंटे थे, मैंने 100 की जगह 150 कर डाले थे, 150, तो 50 घंटे ज़्यादा ही कर दिया था। तो इसमें जो है थोड़ा सोशल वर्क हो गया। फिर 2nd ईयर में मैं एग्जीक्यूटिव बन गया, जो पोस्ट होता है NSS में। तो एग्जीक्यूटिव, अभी भी एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट हूँ, उस समय भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट था। बस उस समय था कि NSS का एग्जीक्यूटिव था, अब गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव हो गया। तो ये भी देखिए कोइंसिडेंसेस। तो ऑलरेडी जैसे कुछ लोग मुझे कहते भी है कि ऑलरेडी पब्लिक सर्विस में तो था ही, अब तो बस IAS में आ गया, अब तो फॉर्मल एक डेजिग्नेशन मिल गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। तो NSS में जो था उसमें भी एग्जीक्यूटिव की तरह काम किया था। तो मेन जो काम था हमारा, जैसे स्लम में जाके बच्चों को पढ़ाते थे, मुनीर का जो स्लम है IIT के पास ही, IIT दिल्ली के, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे। इसीलिए मैं टीचिंग वीचिंग कर लेता हूँ, क्योंकि आदत हो गई। अब अपने छोटे भाई को भी पढ़ाता था, स्कूल में अपने फ्रेंड्स को पढ़ाता था, 12th में पढ़ाता था, उसके बाद कोटा में भी पढ़ाता ही था। मेरे साथ जो मेडिकल वाले लोग थे उनको फिजिक्स बता देता था। शुरुआत से ही हो भी रहा। हाँ, ये मतलब बहुत पहले से ही है। फिर कॉलेज में जब मेरे दोस्त थे उनको पढ़ा देता था। मैथमेटिक्स जब मैं कोर्स में टॉप कर रहा था कॉलेज में, तब भी मुझसे लोग पूछते, तब भी मैं बता देता था। फिर जो लोग फेल भी हो जाते तो उनको भी बता देता था कॉलेज में। फिर उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाते रहता था, UPSC में भी यही करता था। ऐसे करके पढ़ाई चालू रहा। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में जाए, जैसा मैंने बोला भी है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 45, जो कि मेरी रैंक है, अगर हम उसी को आर्टिकल 45 लगा दे तो वो चेक करें, उसमें लिखा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी 6 साल से कम के बच्चों को एजुकेशन देने की बात करता है। तो देखिए मेरी रैंक जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में डाल के निकालेंगे तो वो भी एजुकेशन से निकलता है। तो देखिए एजुकेशन कितना ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन ही तो जिसके कारण मैं यहाँ पे हूँ। तो नेल्सन मंडेला जी ने भी कहा था, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विद विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड, यानी शिक्षा जो है सबसे ताकतवर हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। तो ये देख लीजिए, शिक्षा के कारण आज और हम और आप जुड़े हुए हैं, और जितने लोग प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी शिक्षा के कारण शायद पढ़ भी पा रहे हैं, और शायद फ़ोन भी चला पा रहे हैं या लैपटॉप चला पा रहे हैं। तो ये भी शिक्षा का ही देन है। तो इस तरह से अब देखिए, फिर 2 साल मैंने सोशल वर्क में रहा ही लगभग कॉलेज में। फिर मैं सोच रहा था या तो UPSC का इंजीनियरिंग सर्विस दे दूं या सिविल सर्विसेज दे दूं। फिर मन में इंजीनियरिंग सर्विस का भी कारण है कुछ, कि इंजीनियरिंग सर्विस इसलिए भी चाहता था कि उसमें रेलवेज था, और जो सेकेंड ईयर का जो एंडिंग होता, जब समर्स होता, तब मुझे घर जाना था, मतलब दिल्ली से घर आना था। तब मुझे टिकट नहीं मिल रहा था तत्काल का। मुझे 12 या 14 घंटे तक मैं तत्काल के लाइन में था, वो भी IIT के अंदर, क्योंकि काउंटर भी होता है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद रेलवेज में कोई होता तो हमारा टिकट जल्दी कंफर्म हो जाता। तो फिर मैंने जो है सोचा कि इंजीनियरिंग सर्विस करूंगा, क्योंकि उसमें रेलवेज है, और एक बार रेलवेज में आ गया फिर टिकट विकट का झंझट नहीं होगा। अब मेरा ये मोटिवेशन था। अब देखिए फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि इंजीनियरिंग सर्विस तो चलो ठीक है, अच्छा है, रेलवेज में मिल जाएगा, IRSE जो पोस्ट होता है, इंडियन रेलवे फॉर सर्विस इंजीनियर, तो वो तो ठीक है। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम, जो दोनों ही एग्जाम UPSC कराती है, इंजीनियरिंग सर्विस, सिविल सर्विस। तो मुझे लगा नहीं, यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पे IAS जो है वो शायद और ज़्यादा उसके पास अपॉर्चुनिटी है काम करने का, IPS का, इस तरह से। फिर मुझे लगा कि अगर मैंने इंजीनियरिंग सर्विस क्लियर कर भी लिया तो भविष्य में सिविल सर्विसेज के लिए आऊँगा, तो पहली बार में सिविल सर्विसेज कर लेता हूँ। तो इससे जो है मेरा माइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में आ गया। यहाँ से थोड़ा हल्का हुआ। मैंने थोड़ा आंसर्स भी पढ़े थे इंटरनेट पे, कोरा जैसे होता है उस पर किसी ने बता दिया था कि देखो बहुत बार लोग इंजीनियरिंग सर्विस निकाल तो लेते हैं लेकिन बाद में सिविल सर्विसेज में आते हैं। जैसे बहुत सारे आप देखोगे जो इंजीनियरिंग सर्विस निकालने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, भले ही दोनों एग्जाम UPSC के। मेरे बहुत सारे दोस्त भी है जिन्होंने इंजीनियरिंग सर्विस निकाला, बाद में वो खुद सिविल सर्विसेज चाहते थे, लेकिन कुछ का होता है कुछ का नहीं होता है, ये तो आप जानते ही है।
तो इससे फिर जो है थर्ड ईयर जैसे मैं बता रहा, अभी एक तो ये हो गया पढ़ा कि हाँ चलो भाई सिविल सर्विसेज में जाना है, तो और एक जो पक्का जो नेल में जो भाई वो कहते हैं हथौड़ा जो पड़ गया, वो इस तरह से पड़ा कि बहुत सारे हमारे जो IIT दिल्ली के जो सीनियर्स जो अभी अभी सेलेक्ट हुए थे, जैसे मान लीजिए 2016 है तो 2015 का एग्ज़ाम या 14 का एग्ज़ाम से वो सेलेक्ट होके आए थे, तो वो लोग एक इवेंट में आए, उसमें जो है उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया, ऐसे 15-20 लोग थे, ठीक है। तो अब देखिए एक जो थे उनमें से भावेश मिश्रा सर थे, तो वो IAS थे उस समय, उनकी शायद 50s में रैंक थी, 51 या 52, और अभी जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उन्होंने भी कांग्रेचुलेट किया था मुझे। देखिए जो मोटिवेशन थे वही कांग्रेचुलेट भी करके आए। वो बिहार के ही हैं, और बट उन्होंने तेलंगाना उनका कैडर हो गया बाद में, उनकी शादी हो गई उसके बाद। तो देखिए कितना मतलब खेल चलता है कि जो जिन्हों मोटिवेशन थे बाद में उन्होंने कांग्रेचुलेट भी किया। तो अब इस तरह से ये हो गया। अब थर्ड ईयर में जब हम लोग आए तो उन्होंने इवेंट में थे 15 लोग, भावेश मिश्रा सर, पुलकित गर्ग सर, ऐसे बहुत सारे लोग थे, चर्चित गौर सर, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनसे हम लोग जिन्होंने बताया सिविल सर्विसेज के बारे में। फिर हमने उनसे और थोड़ा ही बात की, फिर हमें लगा हाँ कर सकते हैं। तो उस इवेंट में लगभग 300 लोग थे। तो वो जो है थर्ड ईयर का स्टार्ट होता है, और थर्ड ईयर में ही हम लोग डिसाइड करते हैं हमें जाना कहाँ है, इंजीनियर मतलब कोर जॉब करना है या MBA करना है या स्टार्टअप या UPSC या इंजीनियरिंग सर्विस या गेट। तो उसी समय वो लोग आ गए, तो उस समय करियर्स डिसाइड होते हैं। तो इसीलिए जो हमारा 2018 में जो पास आउट हुए IIT दिल्ली से, वो बहुत सारे लोग IAS IPS और अदर सर्विस में। तो मेरे जैसे हॉस्टल थे 3 लोग, हम लोग IAS में आ गए। तो एक साथ हम लोग तीनों तैयारी करते हो, तीनों IAS बन गए। एक 76 रैंक है राहुल देव बोरा जो इस बार सेलेक्ट हुआ, एक लास्ट ईयर सेलेक्ट होता 284 रैंक ओजस्वी अलंकार, अब एक मैं हो गया। तो देखिए 3 लोग तो एक हॉस्टल से यार, और भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। एक शाश्वत त्रिपुरारी है जो इस बार 19 रैंक है 19 2020 वाला एग्जाम। लास्ट ईयर आप देखेंगे श्रेष्ठ अनुपम जो शायद बिहार का टॉपर था, वो उसका भी 19 रैंक था लास्ट ईयर, वो भी अपना दोस्त, वो भी 2018 पास आउट। ऐसे बहुत सारे ऑफिसर है। तो वो शायद इसीलिए हुआ कि वो जो इवेंट था जो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में था, और वहीं पे जो है मोटिवेट कर दिया। 300 बच्चे जो आए थे जिनका 2018 में पास आउट होना था, तो वो लोग आ गए शायद बल्क में, मतलब भारी मात्रा में तैयारी में आए और भारी मात्रा में निकाल के गए। यानी 18 के बाद से जो है 18 वाला जो ईयर है काफी पीक आएगा। क्योंकि 16 में जो है बहुत सारे बहुत सारे लोग आ गए सिविल सर्वेंट, और उसी समय करियर्स डिसाइड होते हैं। इसीलिए 18 आप देखेंगे IIT दिल्ली के 2018 पास आउट बैच खूब सारे IAS IPS मिलेंगे। 2019 में हल्का कम होगा, 17 में कम होगा, लेकिन जिनका भी 18 में ग्रेजुएशन हो रहा वो लोग पीक आएगा वहाँ पे, फिर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2016 में इवेंट हुआ था और वहीं पे करियर्स डिसाइड होता है। ये बात बहुत लोगों को आश्चर्य लगता है। तो हमारे बैच को डिजाइनर बैच भी बोलते हैं। तो इट्स लाइक डिजाइन फॉर द सिविल सर्विसेज। फिर उसके बाद तैयारी में रहा, फर्स्ट अटेम्प्ट 2018 में दिया जब पास आउट होता, तब मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। अब फिर थोड़ा सा तो डिप्रेशन होता ही है। फिर 1 महीना रुक के फिर वापस आके 2019 के लिए, मतलब एक समय पे तो मैं रिसर्च में जाना चाहता था, क्योंकि मेरे रिसर्च के लायक CGPA थी। रिसर्च पेपर भी मैंने ऑलरेडी पब्लिश मतलब कर रखा है। रिसर्च जो एक अवार्ड होता है समर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च अवार्ड, जो IIT का थोड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, 4 स्टेज में क्लियर होता है। वो प्रेजेंटेशन, 2 रिपोर्ट्स होते हैं, 2 प्रेजेंटेशन, उसके बाद क्लियर होता है, कमेटी बैठती है। तो वो मेरा क्लियर था। तो उसमें भी इसीलिए मुझे लगा शायद रिसर्च करना चाहिए। बट फिर बाद में समझ में आया कि नहीं, जो ड्रीम गोल है सिविल सर्विसेज में वापस आओ। तो जब पहला अटेम्प्ट मेरा नहीं हुआ था तब मैं सोच रहा था रिसर्च में जाओ, फिर वापस आया और फिर सिविल सर्विसेज में 19 वाला अटेम्प्ट लगा। जब प्रीलिम्स हो गया फिर मुझे लगा अब कर सकते हैं। फिर प्रीलिम्स हो गया, मेंस भी हो गया, फिर इंटरव्यू भी हो गया। अब देखिए 2018 में जब प्रीलिम्स था तो मेरा OMR शीट भी छूट गया था, तो इसलिए भी नहीं हो पाया था 2018 का प्रीलिम्स। 19 में मैंने सोच लिया था कि एग्जाम भले ही 2 घंटे का प्रीलिम्स, मेरे लिए तो 1 घंटे 55 मिनट का है, तो मैं जल्दी खत्म करके बैठ गया पूरा पेपर 1 घंटे 57 मिनट में 150। तो उसके बाद प्रीलिम्स में मेरे पैर भी काँप रहे थे 2019 वाले अटैम्प्ट में। बट फिर मेंस में फिर मैं इतना प्रैक्टिस करके गया था मेंस में कोई दिक्कत नहीं, इंटरव्यू में भी टेंशन नहीं था। तो फिर अपना 616 रैंक आएगी 2019, और 2020 तक आते आते मैं अनुभवी हो चुका था, तो एक्सपीरियंस हो गया था। तो फिर तो मुझे लग रहा था अब रास्ते तो सारे पता है, अब बस उस पर चलना है, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो 2020 में फिर 45 रैंक आएगी। और जैसे अब मान लीजिए बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारा काम किया। बहुत लोगों को ये पता ही होगा, यूट्यूब चैनल जैसे आप अनिल बसाकी भी सर्च करेंगे यूट्यूब पे आ जाएगा, या मैं आपको एक बड़ा वेबसाइट का लिंक बताता हूँ जिसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। तो वो वही है HTTPS, उसके बाद रेशियो, उसके बाद 2 बार स्लैश www.bitbit, मतलब B फॉर बॉम्बे, I फॉर इटली, T फॉर टाइगर .ly, L फॉर लंडन, Y फॉर यॉट /CSEK फंडे, यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम। उसके बाद जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है K, उसके बाद फंडे FUND। इस पे आप जाएंगे, इस पे आपको सारा गाइडेंस मिल जाएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इनको शेयर कर दूंगा। तो इस गूगल डॉक्यूमेंट में आपको सब कुछ मिलेगा, कहाँ से क्या पढ़ना है, मोटिवेशन के लिए क्या करे, गाने भी मिलेंगे, उर्दू का शेर भी मिलेगा, संस्कृत भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, हिंदी भी मिलेगा,
शेरो शायरी सब कुछ मिलेगा इसके अंदर, तो आप इसको करिएगा। आम पब्लिक को भी शायद ये पसंद आएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग रखने का कोशिश किया। बुक्स वगैरह कहाँ से, टेस्ट सीरीज चाहिए, फ्री में सब कुछ, एज फार एज पॉसिबल सब फ्री में अवेलेबल है। तो इस पर आप जाएंगे, इस गूगल डॉक्यूमेंट में आपको सब कुछ मिलेगा, यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जाम से मैंने कंपेयर करके दिया हुआ, तो वो आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल के एटलीस्ट वीडियो सारे देख लीजिएगा, आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। इन जनरल पब्लिक के लिए भी रहता है, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना सिंप्लीफाइड मैनर में लोगों को समझा सके उतना प्रयास करता हूँ। आपका इस जर्नी में जी। अगर हम बात करें कि आपके साथ कोई ऐसा चुनौती आया हो या फिर आपको कभी ऐसा लगा हो या फील हुआ हो कि हम नहीं अब छोड़ देना है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर मैं सही बताऊं तो चुनौतियां तो सबको आती है, और जैसा कहते भी कि चुनौतियों से निपट लो, निपटना ही पड़ता है, आप कुछ भी कर दें। और वैसे फिर लाइन तो पूरा ये होता है कि चुनौतियों से निपट लो और मूर्खों से खिसक लो तो लाइन तो ये है, बट मैं आधा ही बोलता हूँ। चुनौतियों से निपटना पड़ता है। मेरे भी चुनौतियाँ थी कि जैसे आर्थिक स्थिति घर की ठीक नहीं थी, तो मुझे जॉब के लिए कहा गया था 2018 में, जब मैं पास आउट हो रहा था। फिर मुझे, इसलिए मैं जॉब नहीं कर रहा था। मैंने कहा अगर एक बार जॉब ले लिया तो फिर मैं बाद में तैयारी नहीं कर पाऊंगा। जॉब को क्विट करना एक बहुत मुश्किल काम होता है, मतलब जॉब छोड़ना एक बहुत ही मुश्किल काम होगा मेरे लिए, मतलब जैसे फैमिली की कंडीशन थी। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा और कष्ट ले लेते हैं, इतना कष्ट ले ही लिया है तो 2 साल और रुक जाते हैं। फिर मैंने पापा मम्मी को समझाया कि एक अटैम्प्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक और अटैम्प्ट ट्राई करते, इस बार नहीं हुआ तो फिर मैं जॉब ले लूँगा या SSC या BPSC ये सब दे दूंगा। लेकिन हो गया, प्रीलिम्स जैसे ही हुआ मुझे समझ में आ गया कि अब जो है मेहनत करूंगा, अब रास्ता खुल चुके हैं। मुझे मेन बैरियर प्रीलिम्स लग रहा था, और 95% लोग प्रीलिम्स में ही फेल होते हैं। तो सबसे बड़ा बैरियर तो मोस्टली लोगों के लिए प्रीलिम्स है। अगर 4 लाख लोग एग्जाम में बैठ रहे तो 13,000 या 14,000 लोग ही मेंस लिखेंगे, मतलब 13-14,000 लोगों का ही प्रीलिम्स क्लियर होगा। इसीलिए सबसे बड़ा जो बाधा है जो प्रीलिम्स है, और प्रीलिम्स ऐसा एग्जाम है जो आपको IAS या IPS बनने से रोकता है, बनाता नहीं है, क्योंकि वो फेल ही कराता है, उसके मार्क्स तो काउंट ही नहीं होते। वो तो बस एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसके जो कट ऑफ है ऊपर नीचे होगा। पेपर 1 का कट ऑफ ऊपर नीचे होगा एज पर द कंपटीशन। जैसे इस साल का 92 था 2020 का, और हाँ 2019 का जो एग्ज़ाम 20 वाला का 2020 का 92 था और 2019 का 98 था। तो ऐसे ये होगा कट ऑफ। दूसरा CSAT पेपर होता प्रीलिम्स का, उसका फिक्स है कट ऑफ 66.66, और वो पेपर थोड़ा टफ होता जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया है हैंडल करने के लिए। और उसके बाद जो है फिर उसके बाद जैसा कि मैं बता रहा था एग्ज़ाम, बाकी फिर मेंस और इंटरव्यू ये वाला है वो तो चलिए हैंडल हो जाता। मोस्टली लोग प्रीलिम्स में जो रह जाते हैं, तो मेरा वही सलाह रहता है प्रीलिम्स को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, जो भी फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, तो उनको यही सलाह रहेगा। बाकी हिंदी मीडियम के अगर बच्चों की बात करें तो वो लोग डरते हैं कि इंग्लिश मीडियम का जो है समय शुरुआत से ही उसका बेसिक फाउंडेशन पूरा मजबूत होता है। तो ऐसे में जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन लोगों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण बात भी हो जाती है। तो ऐसे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आपके पास क्या सजेशन? जी देखिए, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए मैं यही कहूँगा कि हाँ, एक परसेप्शन बन गया या मतलब एक मान्यता या क्या कह दूं कि एक धारणा बन गई है कि हाँ मतलब हिंदी मीडियम से नहीं होता सिलेक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत बार इसलिए भी होता है कि बहुत बार जो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है वो उतना सॉलिड नहीं होता। जैसे बहुत लोग क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ के आएंगे या बहुत DPS से पढ़ के आएंगे, तो उनको थोड़ा एज रहता है। लेकिन जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनको कुछ फायदे भी रहता है। जब आप कठिन परिस्थितियों से आएंगे ना, तो कठिन आदमी भी बनोगे, और कठिन व्यक्ति जो है अच्छे ऑफिसर्स भी बनते हैं, ये भी नियम है। तो बस हिंदी माध्यम के लिए है, जितने भी मैंने सोर्सेस बता रखे हैं आपको वो सब हिंदी में मिल जाएगा। जैसे लक्ष्मीकांत है, हिंदी में मिलेगा, अखबार हिंदी में भी मिल जाता है। कुछ लोग इंग्लिश अखबार ही पढ़ लेते हैं, हिंदी में आपको NCERT सारे मिल जाएंगे। हिंदी में जैसे जितने भी टेस्ट सीरीज है सब हिंदी में मिलेगा। तो सब कुछ जो है हिंदी में भी अवेलेबल है। तो मेरा बस यही कहना है, हिंदी में भी आपको चीज़ें अवेलेबल है, आप चिंता ना करें। हिंदी माध्यम से भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे, और हिंदी माध्यम में इंटरव्यू भी दे सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं होता कि हिंदी माध्यम के छात्रों को कम नंबर मिलेगा इंटरव्यू में। मैंने 2019 वाला अटैम्प्ट इंग्लिश में दिया था इंटरव्यू, मुझे 160 मार्क्स मिले, 160। 2020 वाला हिंदी में दिया और देखिए 187 मार्क्स आए, 187 नंबर। तो हिंदी माध्यम से इंटरव्यू देने पे मेरे नंबर भी बढ़ गए। बस फर्क ये पड़ता है कि आपको किस भाषा में आप लिखने में कंफर्टेबल है, किस भाषा आप बोलने में कंफर्टेबल, उस हिसाब से आप चुन लीजिए। एक और ऑप्शन होता है, आप चाहे तो जनरल स्टडीज़ के पेपर है हिंदी में लिखिए, ऑप्शनल वो 3 जगह लैंग्वेज पूछते हैं। एक तो आपको जनरल स्टडीज़ GS 1 2 3 4 ऐसे, इसको किस भाषा में लिखना है, और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको किस भाषा में लिखना है, और इंटरव्यू किस भाषा में लिखना है। ये तीनों आपको पूछते हैं, तो तीनों अलग अलग हो सकता है। इसलिए कुछ लोग पूछते हैं क्या मेंस में हिंदी में लिखूँ, क्या इंटरव्यू इंग्लिश में दे सकते हैं? हाँ। क्या मैं मेंस इंग्लिश में लिखूँ और हिंदी में इंटरव्यू दूँ, दे सकते हैं? बिल्कुल हाँ।
तो अलग अलग जगह भाषा पूछा गया तो आप अलग अलग भाषा रख सकते हैं, ये भी अलाउड है। 3 जगह भाषा होता है, एक ऑप्शनल का, एक जनरल स्टडीज़ का और तीसरा इंटरव्यू का। तीनों आप अलग अलग देख सकते हैं, ये भी है। और हिंदी में सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको मेहनत करना है। मैंने रास्ते दिखा दिए हैं, रास्तों पे आप चलोगे तभी मंजिल तक पहुंचोगे। जैसे अगर आपको घर जाना हो, आपको भले ही रास्ते पता हो मार्केट से, लेकिन आपको चलना तो पड़ेगा, या ऑटो तो लेना पड़ेगा या रिक्शा तो लेना पड़ेगा, तभी तो पहुंचेंगे। टेलीपैथी तो है नहीं कि एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाएंगे। तो बस यही है, मैंने रास्ते दिखा दिए, आप चलिए पहुंच जाएंगे। चलिए सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अनिल बसाक सर, जो कि ठाकुरगंज प्रखंड के खारुदहा से बिलोंग करते हैं। खारुदहा एक सुदूर क्षेत्र है जहाँ पे महानंदा का ये भी बसा हुआ है, महानंदा के टापू में ये गांव बसा हुआ है। तो ऐसे सुदूर क्षेत्रों से IAS बनकर अब निकलते हैं, तो ये हमारे ज़िले के लिए बड़ी गौरव की बात है। तो फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।